Respected all parents and all my dear students, very good morning all of you. So students, welcome to the SST class. Today we will read chapter number 10 in history, and the name of the chapter is The Changing World of Visual Arts. So students, today we will continue our last video. This chapter we were also doing in our last video, and today we will continue some more topics. So all these friends, before starting the chapter, I just want to share the thought, and the thought of the day is there is no shortcut for success. You have to take the stairs. तो बच्चों देखिए, सक्सेस अगर आपको पानी है तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है. हार्डवर्क अगर करेंगे, सच्चे मन से काम करेंगे तो बच्चों सक्सेस ज़रूर मिलेगी. हाँ, रास्ता थोड़ा बड़ा हो सकता है कि रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आएँ, ट्रबल आएँ, बट बेटा आप लोग को हिम्मत नहीं हारनी है. कंटिन्यू मेहनत करते रहना है और देखना सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी. सफलता के लिए कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता. हमें हो सकता है समय लगे, थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, पर सफलता अगर आपने हार्डवर्क अगर किया है, सच्चे मन से मेहनत की है, तो आपको सफलता भी ज़रूर मिलेगी. सो ऑल दीज फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल विल इम्प्लीमेंट माई थॉट एंड यू ऑल विल डू हार्डवर्क. सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक. देखिए बच्चों, द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स के अंतर्गत हम लोग पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि 18 to 19 सेंचुरी में जो इम्पीरियल आर्ट का जो डेवलपमेंट हो चुका था भारत में, तो कौन कौन सी जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने किस किस तरह की पेंटिंग्स बनाई, उन सभी पेंटिंग्स में क्या खास बात थी, इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो बच्चों देखिए, फॉर्म्स ऑफ इम्पीरियल आर्ट. एक्चुअल में देखिए क्या हुआ था 18 सेंचुरी में. बहुत बड़ी संख्या में जो यूरोपियन आर्टिस्ट हैं वो ब्रिटिश रूलर्स के साथ, ब्रिटिश ट्रेडर्स के साथ जब भारत आए थे, तो वो अपने साथ नए नए कन्वेंशन, नए नए स्टाइल्स जो है पेंटिंग्स की वो साथ में लाए थे. तो धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, उनकी स्टाइल के साथ नई नई जो स्टाइल डेवलप हो रही थी, तो इम्पीरियल आर्ट का भी विकास होता गया. अलग अलग जो भी आर्टिस्ट है वो जो पेंटिंग्स बना रहे थे, तो सभी पेंटिंग्स में कुछ ना कुछ खास बात थी. उनकी जो स्टाइल थी वो एक दूसरे से डिफरेंट थी, बट सभी में कुछ यूनिक क्वालिटीज थी. तो उनमें से सबसे पहला जो है वो है पिक्चर स्क्यू पेंटिंग. लुकिंग फॉर द पिक्चर स्क्यू. पिक्चर स्क्यू पेंटिंग के अंतर्गत क्या था बच्चों, कुछ आर्टिस्ट ने इस तरह की पेंटिंग बनाई थी जिसके अंतर्गत भारत को एक बहुत बड़े खाली लैंड के रूप में दिखाया गया था, जो कि एक वाइल्ड लैंड के रूप में था. और उस पेंटिंग के थ्रू ये दिखाया जा रहा था कि जब ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए तो उसके बाद में ही यहाँ पर जो सिविलाइजेशन है वो डेवलप हुआ. और ब्रिटिश के आने से पहले यहाँ का जो सिविलाइजेशन है वो किसी भी रूप में डेवलप नहीं था, बिल्कुल वाइल्ड लैंड के रूप में ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था. तो पिक्चर स्क्यू पेंटिंग के अंतर्गत केवल भारत को एक खाली लैंड के रूप में दिखाया गया था, और वो पेंटिंग ये बताना चाह रही थी कि यहाँ पर जो सिविलाइजेशन है वो ब्रिटिश के आने के बाद ही डेवलप हुई. नेक्स्ट थी बच्चों पोर्ट्रेट पेंटिंग. पोर्ट्रेट पेंटिंग के अंतर्गत कुछ आर्टिस्ट जो अमीर जो भारतीय हैं या अमीर जो भी ब्रिटिश हैं उनकी पोर्ट्रेट बनाते थे, उनकी जो लेविश जो लाइफस्टाइल है, उनकी जो रॉयल्टी है वो दर्शाते थे. तो इस तरह की पेंटिंग बनाने का जो मेन पर्पस था वो केवल उनकी लाइफस्टाइल को पेंटिंग के जरिए लोगों तक पहुंचाना था. एक और पेंटिंग जो डेवलप हुई बहुत ज़्यादा वो थी पेंटिंग हिस्ट्री. पेंटिंग हिस्ट्री किस तरह की पेंटिंग थी, इसमें जो ब्रिटिश जो रॉयल्टी है, जो उनकी हिस्ट्री मतलब ब्रिटिश जो हिस्ट्री है जो कि अपने आप में ग्लोरीफुल रहा है, तो जो भी ब्रिटिश हिस्ट्री है, ग्लोरीफुल जो ब्रिटिश हिस्ट्री थी, उसे पेंटिंग के जरिए लोगों तक पहुंचाया गया. तो पेंटिंग हिस्ट्री के अंतर्गत क्या था बच्चों, ब्रिटिश हिस्ट्री को पेंटिंग के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाता था. नेक्स्ट है मुराल पेंटिंग. मुराल पेंटिंग क्या था बच्चों, इसके अंतर्गत जो भी पेंटिंग है वो किसी कागज़ पर नहीं बनाई जाती थी, किसी कांच के फ्रेम में नहीं बनाई जाती थी, बल्कि पेंटिंग जो भी है वो सीधा सीधा दीवारों पर, सीलिंग पर या किसी भी जो परमानेंट सरफेस है उस पर बनाई जाती थी, ताकि जो पेंटिंग है वो लॉन्ग टाइम तक रह सके. तो बच्चों देखिए, इन सभी पेंटिंग्स के बारे में हम डिटेल में आज की वीडियो में जानेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट सम स्लाइड्स बिफोर यू. यू जस्ट हैव टू वॉच दीज स्लाइड्स केयरफुली. इन स्लाइड्स में हम अलग अलग पेंटिंग्स के बारे में जानेंगे. तो बच्चों देखिए, आज हम पढ़ेंगे द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स. सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे न्यू फॉर्म्स ऑफ इम्पीरियल आर्ट. फ्रॉम द 18th century a stream of European artists came to India along with British traders and rulers. 18th century से यूरोपियन आर्टिस्ट काफ़ी बड़ी संख्या में ब्रिटिश ट्रेडर्स और रूलर्स के साथ भारत आए. द आर्टिस्ट ब्रॉट विद दैम न्यू स्टाइल्स एंड न्यू कन्वेंशंस ऑफ पेंटिंग्स. ये आर्टिस्ट अपने साथ साथ नई नई स्टाइल्स और पेंटिंग के नए नए कन्वेंशंस लेके आए थे.
दे बिगेन प्रोड्यूसिंग पिक्चर्स विद विच बिकेम वाइडली पॉपुलर इन यूरोप, यानी उन्होंने जो पिक्चर्स प्रोड्यूस की थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी यूरोप में, एंड हेल्प शेप वेस्टर्न परसेप्शन ऑफ इंडिया, और इस पेंटिंग्स ने भारत में वेस्टर्न शेप को डेवलप किया। यूरोपियन आर्टिस्ट ब्रॉट विद दैम द आइडिया ऑफ रियलिज्म, यूरोपियन आर्टिस्ट अपने साथ आइडिया ऑफ रियलिज्म लेकर आए। This was a belief that artists had to observe carefully and depict faithfully what the eyes saw. तो बच्चों, आइडिया ऑफ रियलिज्म क्या होता है, जिसके अंतर्गत हमें किसी भी पेंटिंग को ध्यान से देखना होता है। जो पेंटिंग में जो भी एक्सप्रेशंस बताए गए हैं तो उन्हें हमें ऑब्जर्व करना होता है। वॉट द आर्टिस्ट प्रोड्यूस वॉज एक्सपेक्टेड टू लुक रियल एंड लाइफ लाइक, यानी आइडिया ऑफ रियलिज्म के अंतर्गत आर्टिस्ट जो भी इमेज ड्रॉ करते हैं वो बिल्कुल रियल और लाइफ लाइक होती है। यूरोपियन आर्टिस्ट ऑल्सो ब्रॉट विद दैम द टेक्निक ऑफ ऑयल पेंटिंग, यूरोपियन आर्टिस्ट अपने साथ साथ ऑयल पेंटिंग की टेक्निक लेके आए। अ टेक्निक विद विच इंडियंस वर नॉट फेमिलियर, एक ऐसी टेक्निक जिसके साथ इंडियंस बिल्कुल फेमिलियर नहीं थे। ऑयल पेंटिंग्स इनेबल्ड आर्टिस्ट टू प्रोड्यूस इमेजेस दैट लुक्ड रियल, ऑयल पेंटिंग्स के अंतर्गत आर्टिस्ट ने इस तरह की इमेज ड्रॉ की, इस तरह की इमेज प्रोड्यूस की जो कि बिल्कुल रियल दिखाई देती थी। तो बच्चों, ये आप देख सकते हैं, ये जो इमेज है वो ऑयल पेंटिंग से बनी हुई है। तो बच्चों देखिए, लुकिंग फॉर द पिक्चर स्क्यू, अब हम कुछ पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि 18 से 19 सेंचुरी में बहुत फेमस हुई थी। वन पॉपुलर इम्पीरियल ट्रेडिशन वॉज दैट ऑफ पिक्चर स्क्यू लैंडस्केप पेंटिंग, यानी एक पॉपुलर इम्पीरियल जो पेंटिंग है उसका नाम है पिक्चर स्क्यू लैंडस्केप पेंटिंग। The style of painting depicted India as a quaint land to be explored by traveling British artists, यानी इस पेंटिंग के अंतर्गत जो इंडिया है उसे एक बहुत बड़ी ज़मीन के रूप में, बहुत बड़े लैंड के रूप में दिखाया गया है, जिसको ब्रिटिश आर्टिस्ट ने, जहाँ पर जो ब्रिटिश आर्टिस्ट थे जिन्होंने ट्रैवल किया। इट्स लैंडस्केप वॉज रग्ड एंड वाइल्ड सीमिंगली अनटेम्ड बाय ह्यूमन हैंड्स, यानी जब तक ब्रिटिश आर्टिस्ट, जो ब्रिटिश जो रूलर्स हैं वो यहाँ पर नहीं आए थे, तब तक यहाँ की जो सिविलाइजेशन है वो बिल्कुल वाइल्ड थी, लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद जो सिविलाइजेशन है वो उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। Thomas Daniel and his nephew William Daniel were the most famous artists who painted within this tradition. मतलब पिक्चर स्क्यू पेंटिंग का यूज़ जिन आर्टिस्ट के द्वारा सबसे ज़्यादा किया गया था उनके नेम थे थॉमस डैनियल एंड नेफ्यू, उनके नेफ्यू विलियम डैनियल। दे केम टू इंडिया इन 1785, ये भारत में 1785 में आए थे, एंड स्टेड फॉर 7 years जर्निंग फ्रॉम कोलकाता टू नॉर्थर्न एंड साउथर्न इंडिया, यानी कि ये भारत में 1785 में आए थे और ये 7 साल तक यहाँ पर रहे। इन्होंने अलग अलग जगह पर ट्रैवल किया, कलकत्ता से नॉर्थर्न और साउथर्न इंडिया में भी ये घूम चुके थे। दे प्रोड्यूस सम ऑफ द मोस्ट एवोकेटिंग पिक्चर स्क्यू लैंडस्केप ऑफ ब्रिटेन्स न्यूली कॉन्क्योर्ड टेरिटरीज इन इंडिया, यानी ब्रिटेन द्वारा जो भारत के कुछ नए टेरिटरीज कॉन्क्योर किए गए थे, जीत लिए गए थे, उसको इन्होंने अपनी पेंटिंग्स के थ्रू दिखाया। देयर एल्बम्स ऑफ इंग्रेविंग वर ईगरली ब्रॉट बाय ब्रिटिश पब्लिक किन टू नो अबाउट ब्रिटिश एम्पायर। सो इस तरह की जो इनकी पेंटिंग्स थी वो लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस थी, क्योंकि इनकी सभी पेंटिंग्स में जो ब्रिटिश जो एम्पायर है, जो ब्रिटेन का जो एम्पायर है उसे दिखाया जाता था। तो बच्चों, आप देख सकते हैं ये जो पेंटिंग्स हैं इसमें किस तरह से भारत को बिल्कुल एक बहुत बड़े खाली लैंड के रूप में दिखाया गया है। पोर्ट्रेट्स ऑफ ऑथोरिटी, तो बच्चों पिक्चर स्क्यू लैंडस्केप पेंटिंग के बाद अब हम पढ़ेंगे पोर्ट्रेट पेंटिंग के बारे में। अनदर ट्रेडिशन ऑफ आर्ट दैट बिकेम इमेंसली पॉपुलर इन कॉलोनियल इंडिया वॉज पोर्ट्रेट पेंटिंग, यानी कॉलोनियल इंडिया में पिक्चर स्क्यू पेंटिंग के बाद जो पेंटिंग सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी वो थी पोर्ट्रेट पेंटिंग। The rich and the powerful, both British and Indian, wanted to see themselves on canvas, यानी जो भी रिच और पावरफुल, जो ब्रिटिश और इंडियंस थे, वो अपने आप को पेंटिंग्स में दिखाना चाहते थे। Unlike the existing Indian tradition of painting portraits in miniature, colonial portraits were life-size images that looked lifelike and real, यानी पोर्ट्रेट पेंटिंग के अंतर्गत जो भी पेंटिंग्स बनाई जाती थी उनमें जो अमीर, जो ब्रिटिश और जो अमीर जो भारतीय होते थे उनकी पोर्ट्रेट बनाई जाती थी जो कि बिल्कुल लाइफ लाइक और रियल दिखती थी।
This new style of portraiture also served as an ideal means of displaying the lavish lifestyles, wealth and status that the empire generated. यानी इस तरह की जो भी पोर्ट्रेट बनाई जाती थी उनमें जो अमीर लोग हैं, चाहे वो ब्रिटिश हों चाहे भारतीय हों, तो उनकी जो लाइफस्टाइल है, जो एक्सपेंसिव जो लाइफस्टाइल है, उनका जो एक स्टेटस है वो पेंटिंग के थ्रू दर्शाया जाता था। तो बच्चों ये आप पिक्चर्स देख सकते हैं। ये जो पिक्चर है वो पोर्ट्रेट पेंटिंग के एग्जाम्पल हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे पेंटिंग हिस्ट्री के बारे में। देयर वॉज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ इम्पीरियल आर्ट कॉल्ड हिस्ट्री पेंटिंग। अब इम्पीरियल आर्ट के अंतर्गत जो थर्ड कैटेगरी है वो है हिस्ट्री पेंटिंग। This tradition sought to dramatize and recreate various episodes of British imperial history and enjoyed great prestige and popularity during the late 18th and 19th century. तो बच्चों देखिए, पेंटिंग हिस्ट्री के अंतर्गत जो ब्रिटिश इम्पीरियल हिस्ट्री है उसे ड्रामेटाइज किया जाता था, और जो ब्रिटिश जो रॉयल्टी है, जो उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उन्होंने किस तरह से शासन किया, उनका जो रॉयल जो लाइफस्टाइल है वो 18th एंड 19th सेंचुरी में पेंटिंग हिस्ट्री के अंतर्गत बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। तो बच्चों देखो, इन शॉर्ट हम मानेंगे, इन शॉर्ट हम ये समझेंगे कि पेंटिंग हिस्ट्री के अंतर्गत जो ब्रिटिश इम्पीरियल हिस्ट्री है, जो ब्रिटिश लोगों की हिस्ट्री है, वो ड्रॉ किया जाता था। जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं। ये जो कुछ पिक्चर्स हैं ये ब्रिटिश जो हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री पेंटिंग है, उसके एग्जाम्पल हैं, जिसमें ब्रिटिश जो हिस्ट्री है, जो ग्लोरीफुल रहा है, उसे पिक्चर के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाता था। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट हैपन टू द कोर्ट आर्टिस्ट। कोर्ट आर्टिस्ट के साथ क्या हुआ? व्हाट हैपन टू द कोर्ट आर्टिस्ट। कोर्ट आर्टिस्ट के साथ क्या हुआ था? व्हाट हैपन टू आर्टिस्ट हु अर्लियर पेंटेड मिनिएचर्स, यानी जिन आर्टिस्ट ने मिनिएचर पेंटिंग की थी उन आर्टिस्ट के साथ क्या हुआ? हाउ डिड द पेंटर्स एंड इंडियन कोर्ट्स रिएक्ट टू द न्यू ट्रेडिशन ऑफ इम्पीरियल आर्ट, यानी भारत में जो नया ट्रेडिशन आया था इम्पीरियल आर्ट का, तो उसके अंतर्गत जो पुराने जो पेंटर्स थे, जो मिनिएचर पेंटिंग करते थे, उन पेंटर्स की क्या कंडीशन हुई। वी कैन सी डिफरेंट ट्रेंड्स इन डिफरेंट कोर्ट्स, यानी हम अलग अलग समय पर अलग अलग ट्रेंड देख सकते हैं। इन मैसूर, टीपू सुल्तान नॉट ओनली फॉर द ब्रिटिश ऑन द बैटल फील्ड बट ऑल्सो रेजिस्टेड द कल्चर ट्रेडिशन एसोसिएटेड विद दैम, यानी मैसूर में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश के अगेंस्ट न केवल बहादुरी से लड़ाई लड़ी, बल्कि जो परंपरा थी, जो कल्चर था, उसे भी उन्होंने आगे की जो जनरेशन है वहाँ तक पहुँचाया। ही कंटिन्यू टू इनकरेज लोकल ट्रेडिशन, यानी उनकी जो गाथाएं हैं, टीपू सुल्तान की जो कहानियाँ हैं, उनकी बहादुरी की जो कहानियाँ हैं, आज भी लोगों को सुनाई जाती हैं, बच्चों को सुनाई जाती हैं। एंड हैड द वॉल्स ऑफ हिज पैलेस एट सेरिंगपट्टनम कवर्ड विथ मूरल पेंटिंग डन बाय द लोकल आर्टिस्ट। तो देखिए, जो लोकल आर्टिस्ट द्वारा जो मूरल पेंटिंग बनाई गई थी उनके पैलेस पर, वो आज भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि मूरल पेंटिंग्स क्या है। अ मूरल इज़ एनी पीस ऑफ आर्ट वर्क पेंटेड और अप्लाइड डायरेक्टली ऑन अ वॉल, यानी मूरल पेंटिंग एक इस तरह की पेंटिंग होती है जो कि डायरेक्टली दीवारों पर, सीलिंग पर या किसी भी परमानेंट सरफेस पर पेंट की जाती है। अ पर्टिकुलरली डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मूरल पेंटिंग इज दैट द आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द गिवन स्पेस आर हारमोनियसली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द पिक्चर। तो देखिए बच्चों, मूरल पेंटिंग को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इस तरह की जो पिक्चर्स है वो सीधा सीधा डायरेक्टली वॉल पर, सीलिंग पर या परमानेंट सरफेस पर बनाई जाती है, ताकि ये जो पेंटिंग है वो लॉन्ग टाइम तक लोगों द्वारा देखी जा सके। जो ये आप पेंटिंग देख रहे हैं बच्चों आपके सामने, ये मूरल पेंटिंग का ही एग्जाम्पल है। द न्यू पॉपुलर इंडियन आर्ट। The new popular Indian art in the 19th century, a new world of popular art developed in many of the cities of India. भारत के बहुत सारे शहरों में एक नया इंडियन आर्ट डेवलप हुआ 19th सेंचुरी में। In Bengal, around the pilgrimage centers of the temple of Kali Ghat, local village scroll painters and potters began developing a new style of art. यानी कलकत्ता, बंगाल के आसपास का जो सेंटर है, जो पिलग्रिमेज सेंटर है, जो धार्मिक जो तीर्थ स्थल है, जैसे कि काली घाट का जो मंदिर है, तो जो भी तीर्थ स्थल है वहाँ पर एक नई तरह की एक न्यू स्टाइल जो है वो डेवलप हुई आर्ट की। दे मूव्ड फ्रॉम द सराउंडिंग विलेज इनटू कलकत्ता इन द अर्ली 19th। दिस वाज अ टाइम व्हेन द सिटी वाज एक्सपेंडेड एज अ कॉमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। तो देखिए,
19वीं सेंचुरी में कलकत्ता के बहुत सारे गांव में जो कि पिलग्रिमेज के सेंटर थे, वहाँ पर एक नया इंडियन आर्ट डेवलप हुआ। स्क्रोल पेंटिंग्स। द हैंड स्क्रोल ऑरिजिनेटेड फ्रॉम एंशियंट चाइनीज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हैंड स्क्रोल जो पेंटिंग है वो कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ था? वो एंशियंट चाइनीज टेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वहाँ से ऑरिजिनेट हुआ था। फ्रॉम द स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड थ्रू द हैंड डायनेस्टी बाम्बू और वुडन स्लिप्स वर बाउंड एंड यूज टू राइट टेक्स्ट ऑन। यानी कि बच्चों देखिए, स्प्रिंग और ऑटम पीरियड का जो टाइम था, तो उस टाइम पे क्या होता था, बाम्बू या जो भी वुडन स्लिप्स होते थे उसमें उनका यूज़ टेक्स्ट राइटिंग के लिए किया जाता था। ड्यूरिंग द ईस्टर्न हैंड डायनेस्टी पीरियड, यानी ईस्टर्न हैंड डायनेस्टी पीरियड में 25 से 220 का जो टाइम था, द यूज़ ऑफ पेपर एंड सिल्क एज हैंड स्क्रोल बिकेम मोर कॉमन। तो पेपर और सिल्क का जो यूज़ था वो बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ। द हैंड स्क्रोल वॉज वन ऑफ द मेन फॉर्मेट्स फॉर टेक्स्ट अप अंटिल द टैंग डायनेस्टी। यानी द हैंड स्क्रोल वॉज वन ऑफ द मेन फॉर्मेट, यानी कि इससे पहले तो जो टेक्स्ट राइटिंग का जो यूज़ होता था वो किसी वुडन पर या बाम्बू पर लिखा जाता था, बट उसके बाद 25 to 220 में क्या हुआ था कि हैंड स्क्रोल जो पेंटिंग है उसका यूज़ हुआ। सिंस द थ्री किंगडम्स पीरियड 220 to 280, the hand scroll become a standard form of mounting. The new styles were developing over time. तो बच्चों देखिए 220 से 280 का जो टाइम था उस समय हैंड स्क्रोल पेंटिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हुई, जिसके अंतर्गत जो टेक्स्ट है वो हाथों द्वारा लिखी जाती थी और जिसके अंतर्गत पेपर या सिल्क का यूज़ होता था। तो देखिए ये जो पेंटिंग है ये स्क्रोल पेंटिंग का एग्जाम्पल है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि पेपर और सिल्क का यूज़ किया गया है। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द सर्च फॉर अ नेशनल आर्ट। द सर्च ऑफ नेशनल आर्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी के अंत तक एक नई जो नेशनल आर्ट है उसकी सर्च स्टार्ट हुई। अ स्ट्रॉन्गर कनेक्शन वॉज एस्टैब्लिश बिटवीन आर्ट एंड नेशनलिज्म, यानी आर्ट और नेशनलिज्म के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ। मैनी पेंटर्स नाउ ट्राई टू डेवलप अ स्टाइल दैट कुड बी कंसिडर्ड बोथ मॉडर्न एंड इंडियन। यानी अब जो बहुत सारे जो पेंटर्स हैं नाउ ट्राई टू डेवलप, अब वो कोशिश कर रहे थे इस तरह की स्टाइल को डेवलप करने का जिसके अंतर्गत मॉडर्न और जो इंडियन दोनों ही जो आर्ट है वो कंबाइन हो सके, उन दोनों का ही मिक्सअप हो सके। राजा राम रवि वर्मा। Raja Ravi Verma was one of the first artists who tried to create a style that was both modern and national. तो राजा रवि वर्मा पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने इस तरह की स्टाइल डेवलप की जिसके अंतर्गत मॉडर्न और नेशनल दोनों ही कॉम्बिनेशन था। रवि वर्मा बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द महाराजाज ऑफ तरवनकोर इन केरला, यानी राजा रवि वर्मा महाराजाज की फैमिली से बिलोंग करते थे केरल में। एंड वॉज एड्रेस्ड एज राजा, और वो खुद भी राजा ही कहे जाते थे। ही मास्टर द वेस्टर्न आर्ट ऑफ ऑयल पेंटिंग, उन्होंने वेस्टर्न आर्ट ऑफ ऑयल पेंटिंग में मास्टर की डिग्री ली थी। एंड रियलिस्टिक लाइफ स्टडी बट पेंटिंग देमसेल्व्स फ्रॉम इंडियन मैथोलॉजी, उन्होंने वेस्टर्न आर्ट ऑफ ऑयल पेंटिंग में मास्टर की डिग्री लेने के बाद भी वो इंडियन मिथोलॉजी की जो ड्राइंग है वो पेंट करते थे। तो बच्चों ये जो स्टाइल है ये आप देख सकते हैं, इनमें मॉडर्न और नेशनलिज्म दोनों ही स्टाइल का कॉम्बिनेशन देखा जा सकता है। A different vision of national art. In Bengal, a new group of nationalist artists gathered around Abanindranath Tagore, the nephew of Rabindranath Tagore. तो देखिए बंगाल में नेशनलिस्ट आर्टिस्ट का एक नया ग्रुप गैदर हुआ अराउंड अभिनंद्रनाथ टैगोर, द नेफ्यू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर के जो नेफ्यू थे अभिनंद्रनाथ टैगोर, तो उनके अराउंड में एक नया ग्रुप नेशनलिस्ट आर्टिस्ट का गैदर हुआ। दे रिजेक्टेड द आर्ट ऑफ रवि वर्मा, उन्होंने रवि वर्मा का जो आर्ट था उसे रिजेक्ट किया एज इनिशिएटिव एंड वेस्टर्नाइज, और इनका मानना था कि ये जो आर्ट है वो पूरी तरह से वेस्टर्नाइज है। एंड डिक्लेयर दैट सच स्टाइल वॉज अनसुटेड फॉर डिपाइस्टिंग द नेशन एंशिएंट मिथ्स एंड लीजेंड्स, और वो उनका मानना था कि ये जो स्टाइल है ये किसी भी तरह से जो नेशनलिस्ट जो क्वालिटी है उससे किसी भी तरह से लिंक नहीं होती। तो इनका मानना था कि ये जो पेंटिंग्स हैं इन पेंटिंग्स में पूरी तरह से वेस्टर्न जो पेंटिंग है, वेस्टर्न जो स्टाइल है उसका यूज़ किया गया है। तो बच्चों देखिए ये हम पिक्चर देख रहे हैं, ये नेशनल स्टाइल से बनी हुई पेंटिंग्स हैं।
तो बच्चों देखिए, आज का जो वीडियो है हमारा यहीं पर एंड होता है। आज के वीडियो में हमने अलग अलग आर्ट पढ़े पेंटिंग्स के। हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग जो भी आर्टिस्ट हैं वो किस तरह से अलग अलग स्टाइल का यूज़ करके पेंटिंग्स ड्रॉ करते थे। कुछ पेंटिंग्स ऐसी थी जिसमें जो ब्रिटिश रॉयल्टी है वो दिखाई जाती थी। कुछ पेंटिंग्स में जो इंडियंस हैं उन्हें एज अ सर्वेंट के रूप में, जो ब्रिटिश हैं उनके सर्वेंट के रूप में दर्शाया जाता था। कुछ पेंटिंग्स में जो भारत है उसे बहुत बड़ी जो ज़मीन है, बहुत बड़े लैंड के रूप में, जो कि बिल्कुल खाली लैंड है, वाइल्ड लैंड है के रूप में दर्शाया गया है। कुछ पेंटिंग में मॉडर्न स्टाइल का यूज़ हुआ है और कुछ पेंटिंग में नेशनल स्टाइल का यूज़ हुआ है। तो बच्चों आज का हमारा वीडियो यहीं पर एंड होता है। आज के वीडियो को आप ध्यान से देखें। कहीं पर कोई भी डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सो टिल देन ऑल फ्रेंड्स कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।